हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग यूपीपीसीएस आरओ 2021 के लिए मेडिवल हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों ने सल्तनत पीरियड के सारे फैक्ट्स देख लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुगल्स पीरियड, और मुगलों में बाबर का एक वीडियो आप तक पहुंच चुका है। आज के वीडियो में हुमायूं और इसके बीच के कार्यकाल के समय में जो शेरशाह का कार्यकाल रहा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारा कुछ होने वाला है। और इसी के साथ साथ शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शेरशाह ने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हुमायूं का ओरिजिनल नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका शासनकाल है 1530 से 1556 तक का। ओके, 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। यानी कि बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया इसने। और इसने 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया। उस समय कालिंजर का शासक था प्रतापरुद्र देव। इसने 1532 में 31 में कालिंजर और 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा महमूद लोदी के खिलाफ। किसके खिलाफ? महमूद लोदी के खिलाफ। इसके बाद इसने 1532 में ही हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। किसका डाला? चुनार का घेरा डाला। चुनार, आपको पता है ईस्टर्न यूपी का पार्ट है चुनार। 1532 में चुनार का घेरा डाला और यहाँ इसने ये जो चुनार था वो शेर खां के अधीन था। किसके अधीन था? शेर खां के अधीन था। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी। शेर खां ने अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, और उसके लड़के कुतुब खां के साथ एक अफगान टुकड़ी मुगलों की सेवा के लिए भेज दी। इसके बाद 1532 में रायसीन का किला जीता हुमायूं ने। किसका किला जीता? रायसीन का किला जीता 1532 में। 1533 में मेवाड़ की साथ संधि की, ठीक है ना। और 1531 में ही गोमती नदी के तट पर दौरा यानी देवरा नामक स्थान पर, जिसकी चर्चा ऊपर की, दोहरिया या देवरा पर अफगानों को पराजित किया। इसके बाद 1532 में दोहरिया के युद्ध महमूद लोदी को हराया, जैसा कि ऊपर हमने बात करी है। 1535-36 में गुजरात के शासक बहादुर शाह को भी हराया। गुजरात का शासक बहादुर शाह को हराया। और 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। ठीक है ना। इसके बाद इसने मांडू और चंपानेर के किलों को भी जीता। मांडू और चंपानेर के किलों पर भी जीत दर्ज की। 1534 में सूरजगढ़ की विजय की। 1536 में बंगाल विजय की। 1538 में इसने चुनार का दूसरा घेरा डाला था। चुनार का पहला घेरा कब डाला था? 1532 में। ध्यान रखिएगा ये डेट, 1532 में। और दूसरा घेरा कब डाला? 1538 में। चुनार का पहला घेरा 1532, दूसरा 1538। और जन्नताबाद शहर बसाया इसने। एक शहर का भी बसाया। उसका नाम क्या था? जन्नताबाद। जन्नताबाद किसने बसाया? हुमायूं ने। बहुत ध्यान से सारे फैक्ट पढ़िएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, और इन्हीं से प्रश्न आपके यूपीपीसीएस आरओ 2021 या कोई भी आप एग्ज़ाम जो इस वक्त आप देने वाले हैं या इस समय 2021 या 2022 के बाद देने वाले हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से और आसानी से पढ़िएगा, समझते हुए चलिएगा। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंगाल से लौटते वक्त चौसा का युद्ध हुआ 29 जून 1539 को। इसमें हुमायूं हार गया और अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया। एक भिस्ती ने इसकी जान बचाई तो हुमायूं ने उसको एक दिन का बादशाह बनाया। ये घटना किस युद्ध की है? ये घटना है चौसा के युद्ध की। किस युद्ध की है? चौसा के युद्ध की है। चौसा विजय के बाद शेर खां ने चूंकि हराया था, शेरशाह की उपाधि ले ली। किसकी उपाधि ली? शेरशाह की उपाधि ली। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ले ली और खुतवा पढ़वाया और सिक्के भी ढलवाए। 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ। ठीक है, 39 के बाद 40 का युद्ध हुआ कन्नौज का, जिसे विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और यह युद्ध बड़ा निर्णायक रहा। यहाँ पर हुमायूं हार गया और सत्ता दिल्ली की अफगानों के हाथ में आ गई। ध्यान रखिएगा, 39 में चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा, शेर खां से हार गया, भिस्ती ने जान बचाई, शेरशाह
गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया शेरशाह ने और सिक्के भी चलवाए। 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ और यह युद्ध निर्णायक रहा। यहाँ पर हुमायूं हार गया और सत्ता दिल्ली की अफगानों के हाथ में आ गई। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 29 अगस्त 1541 को हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। कालांतर में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ। ध्यान रखिए, किससे जन्म हुआ? हमीदा बानो बेगम से। सिंधु से जब वापस आते समय मच्छीवाड़ा के युद्ध लड़ा और अफगानों के विरुद्ध ये 1555 में युद्ध लड़ा था, मच्छीवाड़ा में 1555 में। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध लड़ा और इसी सरहिंद के युद्ध से, किस युद्ध से? सरहिंद के युद्ध से हुमायूं ने सत्ता वापसी की, सत्ता वापसी की। ओके, 23 जुलाई 1555 को हुमायूं को दिल्ली के तख्त पर फिर से बैठ गया और जब दोबारा बैठा, दीन पनाह पुस्तकालय था उसके पास, उसी की सीढ़ियों से उतर रहा था और वो गिर गया और 1556 में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी पुस्तकालय का नाम है शेर मंडल। ये कभी कभी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, शेर मंडल। ये दीन पनाह भवन में पुस्तकालय था हुमायूं का, इसी पुस्तकालय से वो गिरकर मर गया था। लेनपूल ने कहा उसके बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते वह मर गया। ठीक है, अपनी जान दे दी। ज्योतिष में हुमायूं विश्वास करता था, 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं अफीम का शौकीन था। किसका शौकीन था? अफीम का शौकीन था। ओके, अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा है। क्या कहा है? लिख लीजिएगा इसको, इंसान ए, उपाधियां जरूर आप याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, इंसान ए कामिल कहा है। देखिए, पूरे मेडिवल हिस्ट्री से 1 या 2 ही प्रश्न बनेंगे, लेकिन वो या तो प्रशासन से बनेंगे या युद्ध से बनेंगे या पदवियों से बनेंगे या उसकी बुक से बनेंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सारा का सारा मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जरूर इसको पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ओके, शेरशाह सूरी की बात करते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में बैजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इसकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे और बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर मारने के कारण शेर खां की उपाधि इसे दी थी, फरीद को। उसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था और बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। ये बिहार का सूबेदार था। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। फिर बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया था। बहार खां लोहानी जब मर गया, जिसने इसे शेर खां की उपाधि दी थी, फिर इसने क्या किया कि उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और वह दक्षिण बिहार का शासक बन बैठा। बंगाल का शासक नुसरत शाह को इसने हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की। फिर इसने दोहरिया का युद्ध भी लड़ा 1532 में। सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा शेरशाह ने 1534 में। फिर 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा और हुमायूं पराजित हुआ। ठीक है, इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ और इसमें जब हुमायूं हारा तो दिल्ली की गद्दी पर अफगान साम्राज्य स्थापित हो गया। रोहतास का इसने किला बनवाया, शेरशाह ने रोहतास का किला बनवाया। नॉर्थ वेस्ट साइड पर है ये। 1542 में मालवा पर अधिकार कर लिया और 1543 पर रायसीन पर आक्रमण किया तथा राजपूत शासक पूरनमल के साथ विश्वासघात से इसकी हत्या कर दी। यहाँ पर स्त्रियों ने जौहर कर लिया। यह रायसीन की घटना जिसमें इसने विश्वासघात से हत्या किया था 1543 में, 42 में इसने मालवा पर अधिकार किया, देखिएगा। ठीक है, 43 में इसने रायसीन पर आक्रमण किया और विश्वासघात के साथ हत्या कर दी। ये घटना शेरशाह के जीवन में एक धब्बा बन गई, कलंक मानी जाती है और इसी घटना के बाद कुतुब खां ने शर्म से आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। किसने करी थी? कुतुब खां ने। कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली थी। 1544 में मारवाड़ से युद्ध हुआ और मालदेव यहाँ का शासक था। 1544 मालदेव यहाँ का शासक था। इसी युद्ध के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य
खो दिया था। किसमें? 1544 मारवाड़ के युद्ध के बारे में शेर शाह ने ऐसा कहा था। 1545 कालिंजर पर अंतिम आक्रमण किया और यहाँ का शासक था कीरत सिंह। 1544 में मारवाड़ जीता शेर शाह ने और 1545 पे कालिंजर पर कर लिया और यहीं पर शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह कालिंजर पर आक्रमण करते समय मृत्यु हो गई क्योंकि एक गोला उसके यहाँ बारूद पर गिर गया था। ठीक है, बारूद के ढेर पर गिर गया था। उक्का नामक आग्नेयास्त्र यहाँ पर उसने प्रयोग किया था। कौन सा? उक्का। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अगर पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आप फेसबुक पर भी जाकर वेदकोश फॉर यूपीपीसीएस फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर वेदकोश फॉर यूपीपीसीएस ये आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। शेर शाह ने एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है उसको, ना कि व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में। मतलब शेर शाह ने कोई नई व्यवस्था नहीं अपनाई लेकिन व्यवस्था में सुधार किए। इसने राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक तथा करेंसी सुधार इत्यादि सुधार इसने किए थे। वित्त का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था जिसे लगान कहा जाता था इसके समय में। इसने 1/3 भाग उसको वसूला था। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसके समय में। मुल्तान को छोड़कर हर जगह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। शेर शाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई व्यवस्था लागू की थी। राई मतलब फसलदारों की सूची बनाना। राई व्यवस्था को लागू किया था। कौन सी व्यवस्था लागू की थी? राई व्यवस्था, भूमि कर का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, भूमि कर के निर्धारण के लिए राई व्यवस्था को अपनाया था शेर शाह सूरी ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शेर शाह का प्रशासन। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसको छोड़कर चले जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भूपि के माप के लिए सिकंदरी गज का ही प्रयोग किया गया एवं इसने सन की डंडी का भी प्रयोग किया। देखिए, जो सिकंदरी गज था वो 29 अंगुल 32 इंच का होता था और सन की डंडी का इसने प्रयोग किया था। ठीक है, सिकदार सैनिक दस्ता होता था और उसका कार्य परगने में शांति बनाए रखना होता था। मुंसिफ कार्य का कार्य दीवानी मुकदमों पर निर्णय देना होता था। सिकदार सैनिक दस्ता होता था, मुंसिफ दीवानी कार्य पर अपना निर्णय देता था। शेर शाह ने चांदी का रुपया चलाया, चांदी का 180 ग्रेन का चलाया और तांबे का दाम चलाया जो 380 ग्रेन का था। जो दाम और चांदी का अनुपात था विनिमय दर का वो 64:1 था। शेर शाह के काल में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। शेर शाह के काल में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। घोड़े दागने की प्रथा को अपनाया और सैनिकों को हुलिया रखना भी इसने अनिवार्य कर दिया। कृषकों की सहायता के लिए शेर शाह ने कबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ किया था। किस व्यवस्था को? कबूलियत व्यवस्था। कबूलियत व्यवस्था कौन प्रारंभ किया? शेर शाह। सासाराम का मकबरा बनवाया, रोहतासगढ़ का किला बनवाया, कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नगर इसने बसाया था। शेर शाह ने शेरसूर नगर बसाया था। ओके, अब बात करते हैं शेर शाह कालीन जो प्रशासन था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका प्रशासन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था इसके प्रशासन में। अक्सर यूपीपीसीएस में यहीं से प्रश्न बनते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। शेर शाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, ना कि प्रवर्तक के रूप में। केंद्रीय प्रशासन, शेर शाह का जो प्रशासन था अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियाँ उसी में निहित होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति की गई, वह मुगलकालीन मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार संपन्न नहीं थे। मुगलों के पास ज़्यादा अधिकार संपन्न मंत्री थे और मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले पाते थे बल्कि आदेशों का पालन करते थे। दीवाने वजारत, लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान होता था। राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। राज्य की आय और व्यय का दीवाने वजारत। दीवाने आरिज, यह सेना के संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करता था, किंतु यह न तो सेनापति होता था ना ही सैनिकों की भर्ती करवाता था। यह सारा दायित्व शेर शाह स्वयं निर्वाह करता था। तो दीवाने आरिज सेना से संबंधित था, दीवाने वजारत लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित था। दीवाने रशालत विदेश मंत्री होता था, दीवाने रशालत। दीवाने इंसा, सुल्तानों के आदेश का लिखना, उसका लेखा रखना तथा राज्य के विभिन्न भागों तक सूचना पहुंचाना दीवाने इंसा का कार्य होता था। दीवाने काजी न्याय विभाग को देखता था और दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग को देखता था। दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग को देखता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो संपूर्ण राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया गया था। कितनी में? 47 सरकारों में। कैसे? सबसे ऊपर होता था सूबा या इक्ता, उसके नीचे सरकार जिसे हम जिला कह सकते हैं आज के, फिर परगना और फिर सबसे नीचे गांव। ओके,
सूबा एकता के नीचे सरकार होते थे, इसके दो प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंशिफान। नीचे परगना में सिकदार शांति बनाए रखने के लिए, मुंसिफ दीवानी मुकदमों के लिए, फातेदार खजांची होता था और कारकुन हिसाब किताब रखता था। गांव के तीन मुख्य होते थे, चौकीदार, पटवारी और प्रधान। चौकीदार, पटवारी और प्रधान। तो कौन कौन होता था, इसका क्राइटेरिया क्या है, सूबा या एकता, सरकार या जिला, परगना और गांव। सबसे नीचे की इकाई गांव थी। भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो शेरशाह की वित्त व्यवस्था में आय का मुख्य स्रोत लगान था। क्या था, लगान था। लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर आदि भी थे, लेकिन मुख्य लगान था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। कैसी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मुल्तान को छोड़कर, जिसमें से किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को तीन भागों में विभाजित कर दिया, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। तीन भागों में भूमि को विभाजित किया। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए तीन प्रणालियां भी अपनाई। कौन कौन सी, एक तो बटाई यानी गलाबख्शी, गलाबख्शी या बटाई। दूसरी नश्क या मुक्ताई, नक्श, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है तो एडजस्ट करिएगा आप लोग। नक्श, नक्श, नस्क भी कह सकते हैं आप इसको, या मुक्ताई या कनकूत, ठीक है। और तीसरी थी नगदी या जब्ती। ये तीन प्रकार की प्रणालियां उसने अपनाई थी, ठीक है। गलबख्शी या बटाई, नक्श, नस्क और नगदी या जब्ती, ठीक है। देख लीजिए, गलाबख्शी अथवा बटाई, नस्क, मुक्ताई, कनकूत या फिर नगदी या जब्ती या जमई। शेरशाह ने भूमि पर कर निर्धारण के लिए राई, फसलदारों की सूची को लागू करवाया, राई को लागू करवाया, ध्यान रखिएगा, एवं उत्पादन का औसत निकलवाया। उत्पादन कर 1/3 निर्धारित किया। शेरशाह की तीनों प्रणालियों में जब्ती या जमई व्यवस्था सबसे प्रिय थी। जो तीसरी व्यवस्था थी जब्ती या जमई व्यवस्था, वो सबसे, यानी नगदी व्यवस्था सबसे प्रिय व्यवस्था थी। शेरशाह के समय लगान नगद या जिन्स दोनों रूपों में लिया जाता था। भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज अपनाया और सन की डंडी का प्रयोग किया। मालगुजारी के अस्तित्व किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे। भू राजस्व का 2.5% से 5% यह होता था, जरीबाना और महासिलाना। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में निर्धारित लगान देना पड़ता था और किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। किसके द्वारा, कबूलियत के द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। शेरशाह की जो न्याय व्यवस्था थी, वो स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वह बुधवार की शाम को न्याय करने बैठता था। शेरशाह स्वयं सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी उसने, और उसकी न्यायप्रियता बहुत ही निष्पक्ष और कठोर थी। मतलब कैद देता था, कोड़े से पीटना, अंग विच्छेदन, जुर्माना, ये सब वो करता था। तो वो सुल्तान उल अदल के नाम से उपाधि के उसने स्वयं धारण कर रखी थी और सबसे बड़ा न्यायाधीश था। अब्बास खां सरवानी ने कहा कि शेरशाह के राज्य में एक जरा शीर्ण वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषण भरे टोकरों को लेकर चल पड़ी, परंतु किसी चोर ने उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं न्याय व्यवस्था कितनी अच्छी थी। सिविल मुकदमों का निर्णय मुंसिफ करता था और फौजदारी का निर्णय शिकदार करता था या सिकदार दारान करता था। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय देते थे। गांव के मुकदमे ग्राम पंचायतों द्वारा निर्णीत होते थे। जो गांव के मुकदमे थे वो ग्राम पंचायतों द्वारा, सिविल मुकदमों पर मुंसिफ, फौजदारी पर सिकदार, काजी गैर या सैनिक मुकदमों का निर्णय देते थे और गाँवों पर पंचायतें निर्णय देती थी। शेरशाह के समय एक पृथक पुलिस व्यवस्था नहीं थी। पृथक कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए चौधरी, मुकद्दम या स्थानीय मुखिया जो होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी। इसके समय पे सड़कें और सराएं भी कुछ बनाई गई जो प्रसिद्ध हुई। बंगाल से सोनार गांव के लिए शुरू होकर दिल्ली, लाहौर होती हुई जब पंजाब के अटक तक जाती थी ये सड़क, फिर आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक। ये 4 प्रसिद्ध सड़कें हैं शेरशाह के समय की। बंगाल से सोनार गांव, बंगाल में सोनार गांव से अटक तक, पंजाब के अटक तक,
आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ जोधपुर होते हुए और लाहौर से मुल्तान तक। लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया और प्रत्येक सराय का निर्माण एक सिकदार नामक अधिकारी करता था। ठीक है, मुद्रा व्यवस्था की बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है मुद्रा व्यवस्था शेरशाह की। क्यों? यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिएगा। मुद्रा व्यवस्था, शुद्ध चांदी का रुपये 180 ग्रेन का चलाया, तांबे का 380 ग्रेन का चलाया। शेरशाह के समय 23 टकसालें थी, 23 और अरबी या नागरी लिपि में उस पर उसका पद और नाम लिखा होता था, अरबी में और नागरी लिपि में। किसमें किसमें? अरबी में और नागरी में। ओके। स्मिथ ने कहा यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। दिल्ली में दान का लंगर चलवाता था। शेरशाह ने कभी कभी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का भी सहारा लिया था। एग्जाम्पल के लिए रायसीन के शासक पूरनमल के साथ दुर्व्यवहार एवं जोधपुर में हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनवाना। ओके। भवनें और इमारतों की बात करें तो क्या बनवाया उसने? सासाराम का मकबरा बनवाया। सासाराम का मकबरा, कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा। सासाराम का मकबरा, रोहतासगढ़ का किला बनवाया, दिल्ली का पुराना किला बनवाया और शेरसूर नगर, कन्नौज के बर्बाद करके इसने शेरसूर नगर भी बसाया। क्या क्या बनवाया? सासाराम का किला, रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला और शेरसूर नगर कन्नौज में इसको बसाया था। और कानूंगो ने कहा कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। अब्बान खां ने कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव से वह दूसरा हैदर था। कानूनगो ने शेरशाह के शासन प्रबंध की सबसे बड़ी प्रशंसा की है। आपको पता है कि पूरनमल पर जो उसने जो अटैक किया था वो उसका सबसे बड़ा धब्बा माना जाता है। तो इस अटैक की चर्चा एक बार हम लोग जरा ऊपर देख लेते हैं। ये कब हुआ था अटैक, कब किया था उसने ये अटैक? 1544 में मारवाड़ पर किया था, मालदेव यहाँ का शासक था। और 1545 में उसने कालिंजर पर अटैक किया था। ठीक है, ये था 1543 में रायसीन पर आक्रमण। ठीक है, यहाँ पर राजपूत स्त्रियों ने, शासक यहाँ का पूरनमल था, जौहर कर लिया था। ठीक है, तो ये हमने हुमायूं और शेरशाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को चर्चा किया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग अकबर के बारे में वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके आपको पूरा हिस्ट्री, आपको यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएसआई, लेखपाल, ठीक है ना, यूपी टेट, किसी भी एग्जाम के लिए फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।